अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? फर्स्टली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स विद इन सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगन टू मूव। अब यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम एंगल जो बना है इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। आगे आप छोड़ दें। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब उसके अंदर हम पढ़ने चले हैं जो प्लेन होता है वो क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर प्लेन क्या होता है? बेसिकली प्लेन जो होता है वो इज अ टू डायमेंशनल सरफेस। सरफेस मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनीथिंग। अब टू डायमेंशनल सरफेस मतलब वो सरफेस जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी कवर हो रहा हो और वाई एक्सिस भी कवर हो रहा हो। यहाँ तक आया समझ में? अब हम चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन के बाद। सच सरफेस दैट मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called inclined plane। कोई भी सरफेस जो एंगल बना रहा है, बनाए मतलब कोई भी सरफेस एक एंगल बनाए किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। अब वो जो एंगल हो वो 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं ये सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड सरफेस। आया समझ में? यहाँ तक? चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप देखें इसके अंदर जो ए लाइन है वो क्या है? हाई बेस है, और जो बी लाइन है वो क्या है? हाइपोटेन्यूस है। अब ये जो ए लाइन है, बेस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसको इसका कोई ना कोई सरफेस होगा तो उससे हम से कह सकते हैं क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। और बी लाइन का भी कोई ना कोई सरफेस होगा। सही है। ये जो बी सरफेस है, नाम दे रहे हैं इसको ये क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है एक किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, मतलब ए लाइन के साथ। तो एक एंगल बना रहा है। ये जो एंगल होगी वो एंगल ऑफ रिपोज कब कहलाएगी वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ मगर ये जो बी सरफेस है, जो एंगल बना रहा है ए सरफेस के साथ, वो एंगल 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, उसलिए हम कहेंगे ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसको ये क्या किया? मूव करना शुरू किया, हमने कंसिडर किया है। अब मूव किया ना, तो उस टाइम पे ये जो एंगल बनेगी इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। भले कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, इंक्लाइंड प्लेन भी हो, पर मूव नहीं कर रहा, तो जो एंगल बनेगी, इंक्लाइंड बनाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, वो एंगल नहीं कहलाएगी एंगल ऑफ रिपोज। सही है। अब इस थीटा को हम क्या करें? मालूम करना शुरू करते हैं। तो थीटा क्या हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखें वेट क्या होता है? फोर्स होती है जो अर्थ लगाता है किसी के ऊपर। तो वेट का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। अब वेट जो है वो बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट के अंदर। तो वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कोई, और वर्टिकल भी होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा या डब्ल्यू कोस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। अब जो डब्ल्यू है वो एम जी के बराबर है, तो हम एम जी पुट कर सकते हैं डब्ल्यू के बजाय। तो आप देखो डब्ल्यू एक्स इजिकल टू एम जी कोस थीटा, मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्स शो कर रहा है एक्स कंपोनेंट को। और डब्ल्यू वाई इजिकल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया? रिजोल्यूशन की। अगर नई रिजोल्यूशन समझ में आ रही तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। पहली बात हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो एंगल बना रहा है एक इंक्लाइंड सरफेस के साथ, एंगल थीटा। अब उस थीटा एंगल को हम नाम दिया एंगल ऑफ रिपोज। क्यों क्यों दिया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने प्लेस किया इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, उसने क्या किया? मूव करना शुरू किया। सही है। अब ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सही है। और एम जी का बराबर होगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो वेट की फोर्स लगा रहा है इंक्लाइंड के ऊपर, तो इंक्लाइंड भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा रिएक्शन की। अब वो रिएक्शन की फोर्स होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आर रिएक्शन की फोर्स और डब्ल्यू एम जी की फोर्स लग रही है, आप देख सकते हैं। तो हम डब्ल्यू को क्या ना क्या करें? उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करें, तो एम जी साइन थीटा आएगा एक, और एम जी कोस थीटा आएगा, डब्ल्यू एम जी के बराबर है। तो आप देखें एम जी साइन थीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। सही है। तो उसकी वजह से, और जो क्या नाम है, इंक्लाइंड सरफेस होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या नाम है? फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी पीछे के डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखें आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा के बराबर है। आर जो क्या है? रिएक्शन है, वो एम जी कोस थीटा के बराबर है, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। और जो एफ है, फ्रिक्शन है, वो बराबर है एम जी साइन थीटा के बराबर है मैग्नीट्यूड के अंदर। 180 की डिग्री है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल। सही है। तो हम क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, उसको डिवाइड करते हैं हम किससे? आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा के साथ। तो आप देखें एम जी जो है वो क्या होंगे? एक जैसे हैं, तो कैंसिल कर सकते हैं। चलो कैंसिल कर लिया हमने इन दोनों को। यहाँ तक आ गया समझ में? अब आप देखें
एफ अपॉन आर। सही है, पहले हम बात करते हैं किसके बराबर होता है, एफ अपॉन आर म्यू के बराबर होता है। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक आया समझ में आपको? चलो चलिए इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, म्यू किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो गया। यहाँ तक सही है। अब ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सही है। अब पीछे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, कि जो एंगल ऑफ फ्रैक्शन होती है वो भी बराबर होते हैं म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो इसलिए हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज बराबर है एंगल ऑफ फ्रैक्शन के। सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।